सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज की इस प्लस सीरीज में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज नोन एज ग्रेविटेशन। सो यस, ग्रेविटेशन नाम तो सुना ही होगा, दैट इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। यस, ये सारे नाम जो है वो आपने सुने होंगे। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, ये किस पे एक्ट होता है, किस पे नहीं एक्ट होता है, हाउ फार वी आर रिलेटेड विथ ऑल दिस टर्म्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आज हम इस चैप्टर में जो है वो बात करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रेविटेशन। सो आपने एक बहुत ही फेमस स्टोरी जो है वो सुनी होगी, दैट इज न्यूटन के सर पे जो है वो क्या गिरा था, एप्पल गिरा था, और न्यूटन ने क्या किया, ग्रेविटी की जो है वो खोज कर दी। तो यस, दुनिया में सिर्फ एप्पल ही नहीं है जो कि गिरेगा नीचे। यस, न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, बट क्या सिर्फ एप्पल ही है जो कि गिरता है? नो। आप कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो डेफिनेटली जाके वापस कहाँ पे आएगी, दैट इज अर्थ सरफेस पे जो है वो आके गिरेगी। तो यस, ग्रेविटेशन जो है दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल कि अगर ऐसा हो रहा है कि हर चीज जो है वो नीचे ही आकर गिर रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा अर्थ है, इसके अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है, कौन ऑर्बिट कर रहा है? यहाँ पे मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। सो क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी क्या है, ग्रेविटेशन है। मूविंग टू द नेक्स्ट, वहीं पे अगर आप देखोगे कि ये जो मेरा अर्थ है ये किसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, ये सन के अराउंड जो है वो ऑर्बिट कर रहा है। सो ये इसके पीछे भी क्या है, ग्रेविटेशन है। अब ऐसा क्यों होता है कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन जो अर्थ है वो किसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, वो ऑर्बिट कर रहा है सन के अराउंड। यस, दिस इज द फैक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो है ना मास रिलेट करता है कि जो सन का मास है वो सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद किसका मास है, उसके बाद आता है अर्थ का मास। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा, मून का मास जो है वो उससे भी कम है। तो यस, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, क्योंकि मून का मास जो है वो किससे कम है, अर्थ से कम है। वहीं पे अर्थ का मास जो है वो किससे कम है, सन से कम है। तो वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। सो यस, चलिए देखते हैं आगे। नाउ देर आर द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको समझना होगा टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है, कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस है जो कि आपको आने चाहिए, तभी आप जो है क्या कर सकोगे, इस चैप्टर को समझ सकोगे। तो ये सबसे पहला डेफिनेशन आप कह सकते हो सर्कुलर मोशन को, या फिर आप क्या कह सकते हो, सेंट्रिपिटल फोर्स भी कह सकते हो। नाउ व्हाट इज इट, ये है क्या क्या कहता है कि अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स लग रहा है, मूविंग अलोंग अ सर्कल। कोई भी चीज यानी कि दुनिया में अगर वो गोल गोल घूम रही है, यानी कि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उस फोर्स के ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है। और इन्होंने एक बात और बताई है कि ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। इसका जो डायरेक्शन है ये हमेशा कैसे होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो कि दिस इज अ बॉय जिसके हाथ में क्या, एक बकेट है। बकेट में कितना पानी है, 1/3 ऑफ वाटर जो है वो भरा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उसको जो है कंटिन्यूअसली जो है रिवॉल्व करने की कोशिश की, कैसे, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहाँ पे इसने कौन सा फोर्स लगाया, इसने लगाया यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो लगाया। तो ये जो है वो मेरा क्या, जब वो सर्कल ट्रेस करेगा तो जहां से ये, दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट जहां से उन्होंने क्या किया, ट्रेस किया, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये पार्ट जो है, दिस इज द पार्ट वी हैव अ रेडियस ओवर हियर, और ये जो ट्रेस हुआ है वो क्या ट्रेस हुआ है, एक सर्कुलर मोशन जो है वो ट्रेस हुआ है। और इसको करने के लिए जो फोर्स लगा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स है। यस, दिस इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। नाउ I am giving you a formula for centripetal force. This is a very important formula with respect to your concept also, and with respect to your that is a numerical purpose also. So let's have a look over here. क्या दिया गया है यहाँ पे हमारे पास, सेंट्रिपिटल फोर्स को कुछ हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सीपी दैट इज बेस में जो है दैट इज सेंट्रिपिटल, और उसके बाद जो है हम लोग इस बड़े वाले टर्म को जो है वो रीड करते हैं। तो पहले जो है यहाँ पे हमारे पास दिया गया है,
Yes, CP, that is centripetal force. Okay, now moving to the next, centripetal force जो है वो कितना होता है, mv square upon r होता है. Yes, centripetal force जो है वो हमारा कितना होता है, mv square upon r होता है. तो ये बहुत ही important फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है. आगे जब भी इसको बुलाया जाएगा, दैट इज आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो कहाँ से आया है. ऑल राइट, सो यस, दिस इज व्हाट सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r. ओके, किस पे लगता है, हर उस चीज पे लगता है जो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन. जैसे कि आपके व्हीकल्स के जो टायर होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, ऐसे राउंड राउंड जो है वो रिवॉल्व होके जा रहे हैं. यस, उसकी जो टायर है वो कैसे मूव कर रही है, दैट इज सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म कर रही है. तो उसके ऊपर भी कौन सा फोर्स लगता है, वहां पे भी सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो लगता है. ओके, सो दैट इज द वन टर्म आपको पता होना चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव अ कैपलर्स लॉ. तो सबसे पहले किसी ने एक अच्छी थियरी जो है वो उभर कर आई थी, एक अच्छी थियरी जो है जो सक्सेसफुली आई थी, दैट वाज कैपलर्स लॉ. कैपलर ने 3 लॉ जो है वो दिए थे, दैट इज सन और विथ रिस्पेक्ट टू सन और जो अर्थ का जो मोशन है उसको समझने के लिए. तो उन्होंने अपने पहले लॉ में जो है वो क्या दिया, दैट इज कैपलर्स का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या बताता है कि द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसी. अब इसका क्या मतलब होता है, इधर देखो, ये जो है हमारे पास, ओके, दिस इज समथिंग, ये हमारे पास मोशन ऑफ प्लैनेट है कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड किस तरह से जो है वो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो यस, ये रहा हमारा सन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सन है. इफ यू लुक तो यस, मरकुरी जो है इसका जो ऑर्बिट है वो कैसा है, इलिप्स में, दैट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट है. हमें लगता है कि अरे ये हमारा सन है और इसके अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स है वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में. तो नहीं, हमारे प्लैनेट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व कर रहे, वो कैसे रिवॉल्व कर रहे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहे. तो यही उन्होंने कहा था कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स. एक प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है, इलिप्स होता है, विथ सन एट वन ऑफ द फोसी. सन एट वन ऑफ द फोसी मतलब सन एक पॉइंट पे होता है, सेंटर वेंटर पे कुछ फिक्स नहीं होता है कि किधर. यानी कि जैसे जैसे इसका मोशन जो है वो चेंज होगा सन से, और उस प्लैनेट से डिस्टेंस भी क्या होगा, वराई करेगा. ओके, सो यस, दैट इज वन थिंग. एक फैक्ट पॉइंट बताती हूँ, समटाइम्स इट इज आस्केड कि मतलब जो प्लैनेट है, मान लो कि ये मरकुरी है हमारे पास यहाँ पे, तो पूछा गया कि मरकुरी की जो स्पीड है, दैट इज हमेशा याद रखना, थ्रू आउट द स्पीड जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट जो है वो नहीं होगा. वहां पे हमारे पास थ्रू आउट जो स्पीड है वो कांस्टेंट जो है वो नहीं होगा. तो यहाँ पे हमारे पास जब ये सन के नजदीक होगा, जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा सन के नजदीक, वहां पे जो उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, सबसे फास्ट. दैट इज, लेट्स कंसिडर, अगर मरकुरी इस पॉइंट पे पहुंचता है तो सन और मरकुरी के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम है. तो इस पॉइंट पे उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा. वहीं पे अगर मरकुरी इस पॉइंट पे होगा तो इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, दैट इज इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होगा, सबसे कम होगा. तो यस, दैट गोज विथ ऑल प्लैनेट, ये सारे प्लैनेट्स के साथ जो है ये जाता है. जितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे वहां पे प्लैनेट्स की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, वहीं पे जितने कम डिस्टेंस पे होंगे प्लैनेट्स की स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी. सो यस, ये सारे प्लैनेट्स के साथ जाता है, यानी कि हमारे अर्थ के साथ भी जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते केपलर के सेकेंड लॉ पे. सेकेंड लॉ क्या था, उन्होंने कहा कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ओके, उन्होंने कहा कि जो लाइन प्लैनेट और सन को ज्वाइन कर रही है ये क्या कर रहे, इक्वल एरिया स्वेप कर रहे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. अब इसका क्या मतलब हुआ, सो लुक ओवर हियर. तो ये रहा बीच में येलो कलर का हमारा सन, ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज, वी हैव सन ओवर हियर, यहाँ पे हमारा सन है. तो हमने सन का जो है वो सेंटर कंसिडर कर लिया, और यहाँ से हमने क्या किया, ये डिस्टेंस जो है वो ले लिया. सो लेट्स कंसिडर कि दिस इज द सेंटर, और ये जो है वो मेरा प्लैनेट का जो है वो सेंटर है. तो ये जो है वो हमारे पास क्या, पॉइंट ए है, और मैंने क्या किया, इसको कुछ टाइम के लिए जो है वो क्या किया, दे दिया, दैट इज, मैंने इसको कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व किया. तो मान लो कि मैंने इसको कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व किया, 5 मिनट के लिए ऑब्जर्व किया.
5 मिनट में ये किधर पहुंच गया, पॉइंट बी पे जो है वो पहुंच गया। सिमिलरली मैंने दूसरी बार जब प्लैनेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था यानी पॉइंट सी पे था, तो फिर से मैंने इसको कितना दिया, 5 मिनट दिया। तो जब मैंने इसको फिर से 5 मिनट दिए तो ये पहुंचा कहाँ पे, पॉइंट डी पे पहुंचा। और इसने कुछ ये जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, दैट इज जब वो पॉइंट ए से बी पे था तो ये ब्लू सेक्शन जो है इस तरफ हमारे पास ट्रेस हुआ। सिमिलरली जब वो पॉइंट सी से डी पे था तभी भी हमारे पास कुछ सेक्शन जो है वो ट्रेस किया। तो 5 मिनट में ये कहीं पे भी हो, यहाँ पे ये क्या स्वीप करेंगे, इक्वल एरिया जो है वो स्वीप करेंगे। यानी कि जो एरिया है यहाँ पे, लेट्स कंसिडर कि मैंने एक पॉइंट नेम दे दिया ओ, यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि एरिया विच एरिया, यहाँ पे हमारे पास है एरिया ए ओ बी जो है वो बराबर होगा किसके, हमारे पास जो दूसरा एरिया है विच इज इक्वल्स टू व्हाट, सी ओ डी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया जो है ये क्या करते हैं, स्वीप करते हैं यानी कि कवर करते हैं। तो यस, दिस आर द टू लॉ विच वर गिवन बाय केपलर्स। मूविंग टू द थर्ड लॉ, थर्ड लॉ पे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, थर्ड लॉ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया एक, दैट इज उनका जो थर्ड लॉ था वो क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ले लो, ओके, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब इसका क्या मतलब होता है, जरा इधर देखो, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, टी की बात कर रहे हैं। स्क्वायर यानी कि टाइम का जो है वो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, किसके अराउंड, सन के अराउंड। यानी कि फिर से उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि प्लैनेट और सन का जो यहाँ पे हमारे पास मोशन होता है उसको एक्सप्लेन किया है। तो यस, इसको ले लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, सो दैट यू विल बी हैविंग अ बिट क्लियर ऑब्जर्वेशन। सो यस, ये मेरा जो है वो क्या है, सन है। अब ये जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो ठीक है, ये एरिया जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। सेकेंड थिंग जो है, चलो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जिस भी टाइम के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो लेट्स कंसिडर कि टाइम पीरियड हमारा कितना है, 5 मिनट है। तो ये t इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 मिनट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने टाइम जो है वो कितना दिया था, 5 मिनट का टाइम दिया था। तो ये मेरा टाइम पीरियड है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, सन के सेंटर से इस प्लैनेट के सेंटर तक, यानी कि ये जो दूरी है इसको हम लोग ने क्या कंसिडर किया है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये सन से प्लैनेट के बीच का जो है वो डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग कितना कंसिडर कर रहे हैं, आर कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे केपलर ने अपने तीसरे लॉ में क्या कहा है कि टाइम का स्क्वायर जो है, यानी कि टाइम का जो स्क्वायर है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो मीन डिस्टेंस दैट इज प्लैनेट एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस हमने लिया है वो कितना है, आर है। तो व्हाट इट वुड बी, ये जो है क्यूब है, दैट इज आर क्यूब जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ आएगा। तो यानी कि जो टाइम का स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर क्यूब। अब मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर कि टाइम जो है वो मेरा कितना होता है, 8 मिनट, 1 सेकेंड। सो टाइम जो है वो मेरा, लेट्स कंसिडर कि मैंने उसको कितने टाइम के लिए जो है, एक यस एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज टाइम जो है ये मैंने कितना लिया, दैट इज 8 मिनट जो है वो ले लिया। वहीं पे जो है मैंने डिस्टेंस जो है यहाँ पे सन से एंड प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने कंसिडर कर लिया, लेट्स कंसिडर 4 मीटर। ओके, इतना कम नहीं होता बट मान लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे हमने कितने का डिस्टेंस ले लिया, 4 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ले लिया। फिर बाय केपलर्स थर्ड लॉ हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए आर क्यूब के, यानी कि लगभग सेम होना चाहिए। तो 8 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 का क्यूब कर दिया। तो 8 का स्क्वायर गिव टू व्हाट, यहाँ पे हमको ये क्या दे देगा, 64 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 का क्यूब, वो भी हमारा कितना होगा, 64। यानी कि टाइम का स्क्वायर जो है वो लगभग बराबर होता है किसके, यहाँ पे जो रेडियस का जो डिस्टेंस है इसके जो है ये बराबर होता है ना। दिस इज वन थिंग, बट यस आपके टेक्स्ट बुक में जो है यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो है, दैट इज केपलर लॉ से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात निकालते हैं, वो क्या है, जरा इधर ध्यान दो। तो जैसा कि हमने कहा कि टाइम का स्क्वायर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस का क्यूब। फिजिक्स में कहीं पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया ना तो उसको हटाने के लिए तुमको क्या देना पड़ेगा, एक कांस्टेंट टर्म देना पड़ेगा। तो टाइम स्क्वायर, यस यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो टाइम का स्क्वायर है
यहाँ पे वी विड हम कहेंगे दैट इज टाइम का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। के क्यों आया? कांस्टेंट आएगा तभी बराबर होगा। तो यस के जो है वो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो के मैंने लिया है दिस इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे यस यहाँ पे जो मेरा के है यस तो ये जो है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से लूँ टी स्क्वायर, इधर आर क्यूब को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके दैट इज इसके बेस में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, के। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, केपलर्स लॉ। ये आपको याद रखना है। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेम्बर। तो पहला कौन सा था, सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा कौन सा है, केपलर का कांस्टेंट। ये जो केपलर का कांस्टेंट है वो कितना होता है, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब। केपलर का कांस्टेंट कितना होता है, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब। यस केपलर का कांस्टेंट कितना होता है, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब। सो यस आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस केपलर्स लॉ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। सो यस ये था हमारे पास केपलर्स लॉ। आगे बात करते हैं दैट इज ग्रेविटेशन जो है ये क्या होता है। अब आते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट वी आर डन विथ मोस्ट ऑफ टर्म्स। तो अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट उस पे कि यस ग्रेविटेशन जो है ये क्या होता है। तो यस हमको क्या कहा गया है कि ग्रेविटेशन जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। ओके, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब लुक ओवर हियर, यहाँ पे मैंने जो है एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे मैंने जो है दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका अपना खुद का कुछ मास है, लेट्स कंसिडर m1, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका भी अपना खुद का कुछ मास है विच इज कंसिडर एज व्हाट, m2। तो यस मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगल बगल में जो है वो क्या किया, रख दिया। अब ये दोनों फोर्स जो है हमेशा एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है बिकॉज दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, रिपल्जन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने दो मासेस को ले जाके अगल बगल में रख दिया तो वो उसको पुश करेगा, दैट इज गो अवे। दैट इज हम क्या देखते हैं कि जो चीजें हमने जहां पे रख दी वो वहीं पे रखी रह जाती है। दैट इज वो अपने आप जो है ना एक दूसरे को भगाते, ना एक दूसरे को मूव करते, कुछ नहीं करते, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो है वो लगे रहते। तो यहाँ पे आप पूछोगे अरे मिस लेकिन ये दोनों एक दूसरे से चिपकते भी तो नहीं है, दैट इज दे डोंट कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर ये कैसे हुआ? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये भी तो एक मास है, दैट इज आपका अर्थ, और ये सबसे बड़ा मास है। यस ये सबसे बड़ा मास है। तो ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट दैट इज मास 1 मास 2 दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो अर्थ है उसका भी अपना एक मास है, या फिर आप कह सकते हो कि उसका मास जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर उसका मास सबसे ज्यादा है व्हाट डज इट मीन कि ये जो हमारा यहाँ पे जो मास 1 था ये किधर जाएगा, ये मास 2 के पास थोड़ी ना जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो तो कम उससे अट्रैक्ट करेगा ना, मासेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये क्या कहा गया है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, मास होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे, ये सीधा किधर जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों नीचे गया? क्योंकि ये जो मेरा जो नीचे वाला मास था यानी कि जो अर्थ का मास था ये सबसे ज्यादा था, और इसने क्या किया, इसको खींच लिया, जबकि इसका मास उतना नहीं था कि ये उसको क्या कर लेता, खींच लेता। आई होप यू गॉट दैट कि व्हाट डज इट मीन। ओके सो यस चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि दो चीजें एक दूसरे के अगल बगल रखी रहती है तो वो क्यों एक दूसरे से नहीं चिपकती, क्योंकि यस दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उतना ज्यादा नहीं होता है कि एकदम से जाके वो आके क्या हो जाए, कांटेक्ट में हो जाए। लेकिन जो अर्थ का मास है एज कंपेयर टू दैट वो बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ खींच लेता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो यहाँ पे सर न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि मतलब
ठीक है, अगर दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स है वो सीधा अर्थ पे क्यों गिरते? क्योंकि जो अर्थ है इसका मास सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर, और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है इनका मास जो है कंपैरेटिवली अर्थ के मास से बहुत कम है, इसलिए अर्थ क्या करता है, उसको अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ओके, अब आप कहोगे अरे मैम वीकेस्ट कैसे, ये तो हर जगह होता है। ओके, होता हर जगह है, यानी कि उसकी रेंज जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन ये जो है वो मेरा क्या है, सबसे वीकेस्ट है। तो यस, होता हर जगह है, मैं भी मानती हूँ कि यस ग्रेविटेशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसका रेंज जो है वो क्या, इनफाइनाइट है, हम गिन नहीं सकते, दैट इज इट इज अनकाउंटेबल कि इसका रेंज जो है वो कितना है। वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीकेस्ट फोर्स है, आप इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये दुनिया का क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज जो है, इसकी पहुंच जो है बहुत लंबी है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर दिस इज एनी बॉय। ओके, एंड यहाँ पे जो है ये इस बॉय ने ही हैज सम, लेट्स कंसिडर कि इसने जो है यहाँ पे क्या किया, दो ऑब्जेक्ट जो है वो लिया है। सो ही इज हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये इन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे रख के देख रहा है, ओके, कि मैं छोड़ता हूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते कि नहीं आते। तो इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को जो है ड्रॉप किया, और इसने क्या, इस हाथ से भी ये वाले ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या किया, ड्रॉप किया। तो जब वो उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है, और ये सारा कुछ किधर हो रहा है, अर्थ सरफेस पे हो रहा है, वो किधर खड़ा है, अर्थ सरफेस पे जो है वो खड़ा है। तो जब वो उसको ड्रॉप करता है तो ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आते, क्यों, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो ये अर्थ जो है इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ खींच लेगा, और इस ऑब्जेक्ट को भी क्या करेगा, एट अ सेम टाइम दोनों को जो है वो क्या करेगा, अपनी तरफ ले लेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आगे देखते हैं। सो यस, वी हैव अ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारे पास न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। क्या कहता है, ग्रेविटेशन, दैट इज व्हाट इज इट, लुक ओवर हियर। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या चीज है, ये जरा इसको समझने की कोशिश करो। लुक ओवर हियर। सो यस, मैंने क्या किया, दो मास लिया, एक जो है वो मेरा क्या है, मास 1 है, और दूसरा जो है, यस दिस इज व्हाट आई एम हैविंग ओवर हियर, मास 1, और ये जो है वो मेरा क्या है, मास 2 है। मैंने आपसे कहा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इसका फोर्स जो है वो दूसरे मास की तरफ होगा, और इसका जो फोर्स है वो किसकी तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो यस दिस दैट इज वन थिंग। दोनों को कितनी दूरी पे रखा गया है, एक डिस्टेंस आर की डिस्टेंस पे जो है वो रखा गया है। तो यहाँ पे जब इसकी स्टडी की गई तो पता ये चला कि ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल, यस इन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, 1 सेकेंड, ओके, सो यस यहाँ पे क्या कहा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये जो है वो किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि अरे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मेरा, इसको हम लोग सिंपली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मासेस बोला है ना, तो मेरे पास कितना मास था, दो मास था, दैट इज मास 1 एंड मास 2। तो यस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मासेस के ऊपर, मास 1 एंड मास 2। यस दैट इज वन थिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरा क्या कहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी ले लिया, दैट इज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि नीचे होगा आर स्क्वायर, यस इस तरह से कुछ। तो दो चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस का स्क्वायर का डिस्टेंस उसको क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्या करोगे, इस तरफ जो है एफ एक ही है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन है, मास 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर, सॉरी यस मास 1 मास 2 है, डिनोमिनेटर में कौन है, आर स्क्वायर है। यस दैट व्हाट वी हैव।
मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इफ यू कुड सी ओवर हियर, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो लगभग सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। तो फिजिक्स हमेशा आपसे एग्जैक्टली सिमिलर वाली वैल्यू मांगेगा, लगभग दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम वाली वैल्यूज जो है वो नहीं मांगेगा। तो अभी मैंने आपको कैपलर्स लॉ में बताया था कि दो चीजें एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, उसको एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो हमने वहां पे कौन सा कांस्टेंट यूज किया था, हमने वहां पे यूज किया था कांस्टेंट के m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हमें दुनिया में किसी कांस्टेंट वैल्यू का पता नहीं हो तो हम लोग क्या करते, के यूज करते, या फिर अगर वो मटेरियल टू मटेरियल वराई कर रही हो तब भी हम क्या करते, के यूज करते। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको पता है, और इसको हम लोग किससे देते हैं, इसको हम लोग देते कैपिटल जी से। यस, इसको हम किससे देते, कैपिटल जी से। तो यस, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रख, एक दूसरे दैट इज एक दूसरे को एक कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया और आपको फाइंड करना हो कि दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो यू कैन फाइंड थ्रू दिस फॉर्मूला दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप मास 1 भी निकाल लोगे, मास 2 भी निकाल लोगे, रेडियस जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता होगा बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी जो है वो मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस, ये जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी जो है वो मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते, और इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो आई होप यू गॉट दिस। यस, आई होप यू हैव जस्ट गॉट दिस। यहाँ पे हमने जो है ये मेंशन कर दिया। और एक चीज, ये जो है हमारे पास क्या है, फोर्स है, और फोर्स का जो एसआई यूनिट है ये कितना होता है, न्यूटन होता है। इट इज नेम्ड आफ्टर न्यूटन। तो यस, यहाँ पे इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा, न्यूटन। अगर आप सिंपली एक लेटर यूज कर रहे हो, सिंबल यूज कर रहे हो, तो वो क्या होगा, कैपिटल एन होगा। तो यस, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है दैट इज मास 1 मास 2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। तो आई होप यू जस्ट गॉट दिस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको कहा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहा गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर क्या कहा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स तो निकाला था, इसने हमसे क्या कहा कि मैग्नीट्यूड बताओ। ओके, यहाँ पे ये क्या कह रहा है हमसे कि मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये आपको यहाँ पे देना है। दैट इज वी नीड टू फाइंड, यहाँ पे हमको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये आपको बताना है। तो इसको करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज जो है वो आने चाहिए, जैसे कि सिंपल वाले, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, आपने पढ़ा है कि स्पीड जो है होता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड जो है ये हमारा किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के जो है ये बराबर होता है। सेकेंड, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। और कोई चीज आपको पता होगा कि इन कौन से स्टैंडर्ड, बच्चा मैथ्स में पढ़ा होगा, बहुत अर्ली एज में पढ़ा होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल करके कुछ होता है कि एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए
कि एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बताना है। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से जो है वो फाइंड करेंगे। दैट इज दिस इज एन इक्वेशन जो कि हमको क्या करना है, डिराइव करना है। सो यस हम क्या कहेंगे, चलो देखते हैं व्हाट वी कुड से। दैट इज हम लोग लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, all right, so let's have a look over here. Okay, so हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखना हो तो कितना होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, ना यू मस्ट हैव नोटिस मैंने वहां पे क्या लिखा था, FCP, इधर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, F लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है, मैंने कंडीशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, फोर्स रखा है। ओके, आई होप यू डोंट गो इन कंफ्यूजन, बिकॉज जब आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो फिर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। सो ये सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना होता है, इट इज गिवन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, और ये जो है वो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको एज इट इज रखते हैं। फिर हमने पढ़ा था कहीं पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो हम उसको क्या कह देंगे, वी नो, यानी कि हमें पता है, क्या पता है हमें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ये फॉर्मूला जो है हमको पता है। स्पीड जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो होता है, आप ये भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यस, ये हमारे पास है टाइम टेकन। तो ये दो चीजों को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी नो कि जो स्पीड है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल, भूल नहीं जाना किसके लिए कर रहे हो, ये जो है आप लोग मेरे लिए नहीं कर रहे हो बच्चा, ये आप कर रहे हो सर्कुलर मोशन के लिए। एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो यस, मेरा सर्कल जो है वो एकदम परफेक्ट गोल नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू विथ पेन टैप, बट यस ठीक है, आप इसको मान लो कि ये जो है वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। सो यस, ये जो है हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन है, और ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये क्या ट्रेस करेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो ट्रेस करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यस, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यस, चलो वही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवलेड अपॉन टाइम टेकन। तो यस, मैं उसको वापस दोबारा लिख रही हूँ। सो यस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टाइम टेकन। तो यस, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, अगर ये एक सर्कल है तो सरकमफ्रेंस ही डिस्टेंस होगा, तो पूरा सरकमफ्रेंस लेना है एक कंप्लीट राउंड के लिए। एक कंप्लीट राउंड के लिए टाइम कितना दोगे, कैपिटल टी दोगे। तो यस, यहाँ पे जो मेरा सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 2 पाई आर, जो टाइम लगा ये सब करने के लिए वो कितना है, टी है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको रख लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या किया, आपने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी जो है वो पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से आपने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। दैट इज, अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर होगा, और एक कंप्लीट ऑर्बिट के लिए उसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टी लगा। सो यस, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को ले जाके सब्सटीट्यूट किसमें करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो यस, 1 सेकेंड, substituting इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हमको कहाँ पे ले जाके रखना है इसको, इक्वेशन 1 में ले जाके रखना है। तो पहले इक्वेशन 1 जैसा था वैसे ही लिख लो, बिकॉज आप लोग अभी नए हो डेरिवेशंस के साथ, इस तरह से। नाउ कैन यू सी दिस v स्क्वायर, आप इसको देख सकते हो, ये v स्क्वायर, इस v स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते, इस v स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये वैल्यू भी तो रख सकते, 2 पाई आर बाई टी,
क्यों नहीं रख सकते, जरूर रख सकते। तो यस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, what we are going to do over here, that is mass, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 पाई r बाई कितना t, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास r था, यस यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है वो कितना था r था, तो mv स्क्वायर अपॉन r, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब वो स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, m एज इट इज 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, r भी कितना हो जाएगा स्क्वायर, t जो है वो आपका नीचे चला जाएगा, दैट इज t स्क्वायर बाय r हो जाएगा। अब एक एक r जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यस कॉमन है कुछ, तो क्या हो जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 था नीचे 1 था, यानी कि ऊपर कितने बचेंगे, एक जो है वो आपके बच जाएंगे। फर्दर बढ़ते नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, यहाँ पे हम क्या कह सकते, देयरफॉर जो फोर्स है मेरा वो कितना आया है अभी फिलहाल के लिए, तो 4 मैं पहले ले रही हूँ बिकॉज कांस्टेंट नंबर है, 4m पाई स्क्वायर बाई कितना आया t आया है, ओके सॉरी यस यहाँ पे हमारे पास कितना आया बाई t स्क्वायर, ये कुछ वैल्यूज जो है ये हमारे पास आ गई है। नाउ दिस इज वन थिंग, ओके दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर, कि यहाँ पे हमारे पास आ गया 4m पाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है टी स्क्वायर, दिस इज समथिंग वी हैव इन अवर इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इक्वेशन को ओके मल्टीप्लाई कर दिया किससे, आर स्क्वायर से, तो यस मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय आर स्क्वायर, तो कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगी मल्टीप्लाई करूंगी आर स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय आर स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने दैट इज मैंने अपने इक्वेशन को क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया किससे, आर स्क्वायर से जो है यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं अपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी आर स्क्वायर से, तो ये न्यूमरेटर में भी आर स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा। एक चीज और मैं यहाँ पे आर जो है वो लिखना भूल गई हूँ, 1 सेकेंड, सो यस अब मैं इसको क्या करूंगी मल्टीप्लाई करूंगी, तो यस जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये था 4m पाई स्क्वायर, r ऑलरेडी था, यस यहाँ पे कितना था मेरे पास r था, और इसके साथ मैंने कितना मल्टीप्लाई कर दिया r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया r क्यूब आ गया। नीचे जो है मेरे पास t स्क्वायर पहले से था, इसको मैंने थोड़ा साइड में लिख लिया इस तरफ एडजस्टमेंट करने के लिए, अभी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया आर स्क्वायर ले लिया। अब मैं जो है यहाँ पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को क्या कर रही हूँ एक टर्म में ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा, इधर ध्यान दो। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वैल्यूज और इसको जो है वो क्या कर दिया एक साथ ले लिया। यस इस तरह से मैंने जो है इसको लिख लिया। मूविंग फर्दर आगे जो है वो मैं क्या कहूंगी कि जो फोर्स है दैट इज 4m पाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, यस दिस इज समथिंग वी हैव। कैन आई राइट दिस कि यहाँ पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं केपलर का कांस्टेंट। पर कैसे लिखोगे इधर ध्यान दो, बैक टू केपलर्स लॉ जो है वो चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास बैक टू केपलर्स लॉ जो है वो चलते हैं। सो यस केपलर्स लॉ हमने क्या निकाला था कि जो केपलर्स लॉ है ये कितना था टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब था। तो ये अगर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब था तो लेट्स मूव आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो यस इट वाज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ओके और हमारे पास कितना आ रहा है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है, तो उसको उसी हिसाब से ले लेते, थोड़ा एडजस्ट कर लेते। चलो देखते हैं कैसे एडजस्ट होगा। तो यस हम लोग जो है यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है केपलर्स लॉ नीचे चली जाएगी। यस यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन के आ जाएगा। तो 1 अपॉन के जो है ये कुछ हमारे पास इस तरह से होगा। यस हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से जो है वो आएगी। सो यस दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर। नाउ फर्दर ध्यान दो, 4 जो है कांस्टेंट नंबर है, पाई स्क्वायर जो है ये भी कांस्टेंट नंबर है, और ये जो के है आपका ये भी कांस्टेंट नंबर है। तो 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, उसके बाद कौन है यहाँ पे के जो है ये भी कांस्टेंट है, और आपका मास जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी क्या है चेंज नहीं होगा। तो ये सारे आपके क्या है कांस्टेंट टर्म है, दीज आर ऑल योर कांस्टेंट टर्म। तो जस्ट वेट अ मोमेंट, लेट मी हैव सम स्पेस ओवर हियर, इसको मैं इरेज कर देती हूँ।
सो हाँ, तो ये हो गया हमारे पास कुछ। अब आपको इसको जो है इक्वेशन के स्टेप को जो है वो समझना है। एज आई नो कि आप लोग न्यू हो, दैट इज डेरिवेशन के लिए नए हो, तो यू माइट फाइंड सम डिफिकल्टीज। आप लोगों को कुछ डिफिकल्टीज जो है वो फील हो रही होगी। दैट इज यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लुक ओवर हियर व्हाट वी कैन राइट इट ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास ओके, सो अब इधर ध्यान दो, हमने क्या किया, फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यूज को अलग रख दिया। कौन है कांस्टेंट, फोर कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास थ्रू आउट एक ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर पहुंचा तो कुछ और हो गया, सर्कल के इस पॉइंट पे कुछ और हो गया, इस पॉइंट पे। मास तो आप अर्थ पे रखो या मून पे रखो तब भी सेम होता है, तो एक सर्कल में बिल्कुल नहीं बदलने वाला। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 4m पाई स्क्वायर, ओके, अपॉन क्या कांस्टेंट था, के कांस्टेंट था, ओके, दिस ऑल वेर कांस्टेंट टर्म। बचा क्या, यहाँ पे हमारे पास जो है दिस आर ऑल व्हाट कांस्टेंट टर्म्स है, ओके। 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, यहाँ पे अगर कुछ बचता है तो वो क्या बचता है, आपका आर स्क्वायर जो है ये बचता है ना। ये आप पता है हम लोग कांस्टेंट टर्म को अलग क्यों करते, बाकी सारे टर्म्स को अलग क्यों करते, समझने के लिए कि इक्वेशन को, मतलब आपका जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, घटाने के लिए क्या करना होगा। तो याद है जब कांस्टेंट फोर्स लगता है तब इक्वेशन जो है वो क्या हो जाता है, इज इक्वल हो जाता है। जब कांस्टेंट फोर्स हटेगा तो इक्वेशन इज इक्वल से किस में चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। और यहाँ पे देख रहे हो आप, फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/r², सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या है, अगर रेडियस कम होगा, ओके, तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूंगी तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर आपको सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ाना है तो रेडियस छोटा होना चाहिए, अगर आपको सेंट्रिपिटल फोर्स घटाना है तो रेडियस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको जरूरत, इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन एक्यूरेटली अप्लाई इट, ओके। सो आई होप यू गाइज हैव जस्ट गॉट थ्रू दिस, ओके। सो यस, व्हाट इज नेक्स्ट वी हैव ओवर हियर, क्या दिया है हमारे पास, हाई टाइड एंड लो टाइड। आपने देखा होगा दैट इज सी पे हम लोग दे जाते हैं, दैट इज मोस्टली बीचेस पे हम जाते हैं, तो एक पॉइंट होता है कि काफी ज्यादा वेव दिखाई देते, ओके। सो यहाँ पे क्या कहा गया कि द लेवल ऑफ सी वाटर अलोंग द सी शोर इंक्रीज और डिक्रीज जो है ये होते रहते हैं। कब होते हैं, दिन में 2 बार होते हैं। ऐसा हमको कितनी बार देखने को मिलता है, दिन में 2 बार देखने को जो है वो मिलता है। फिर आगे क्या कहा गया, ये देखो ये क्या कहा गया है, द लेवल ऑफ वाटर, ओके, जरा ध्यान दो इस पे, इस स्टेटमेंट पे क्या कहा गया है, ओके। सो इन्होंने क्या कहा कि जो लेवल ऑफ वाटर है सी में ये चेंज होता है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। इनका कहना है कि जो पानी में समुंदर की जो लहरें हैं वो कम ज्यादा किसके वजह से हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून, ओके। यानी कि यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, मून रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है, चलो देखते हैं। ओके, सो हैज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, सन है, ओके। लेट मी, यस, 1 सेकेंड। सो दिस इज अ सन ओवर हियर, ओके। एंड डेफिनेटली मून जो है वो उसके अराउंड नहीं घूम रहा है, अर्थ जो है वो उसके अराउंड घूम रहा है। यस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, लेट मी क्लियर यू द, यहाँ पे मोशन जो है वो कैसा हो रहा है। तो यस, ये जो अर्थ है हमारा ये किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, ये सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगा। और इसका ऑर्बिट कैसा होगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है ये रिवॉल्व होगा, ओके। और ये मून जो है ये किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, ये जो है हमारे अर्थ के अराउंड जो है ये रिवॉल्व करेगा। सो यस, बट हमें हाई टाइड एंड लो टाइड समझना है, क्या कहा गया है इधर ध्यान दो। तो यस, जैसा कि हम जानते हैं कि लेवल ऑफ सी वाटर जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है, और ये दिन में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। और यहाँ पे फिजिक्स बता रहा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, जो कि किसने एग्जर्ट किया है, मून ने जो है वो एग्जर्ट किया। तो दिस इज ड्यू टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून, मून ने, मून की वजह से। तो मून की वजह से कैसे, इधर ध्यान दो, ओके। लुक ओवर हियर, क्या कहा गया है कि वाटर डायरेक्टली अंडर द मून,
ओके जब मून जो एग्जैक्टली मान लो कि मेरे सर के ऊपर होगा तो उस टाइम पे लहरें जो है वेव जो है वो ज्यादा होगी, दैट इज इट वुड बी अ हाई टाइड। एज यू कैन सी ये जो मून है ये कहाँ है, इस वाटर के ऊपर है, तो इधर पानी जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यस दिस इज द हाई टाइड। देन लो टाइड कब होगा, 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई टाइड, यहाँ पे क्या आकर होगा, लो टाइड होगा। सो यस यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, ये सेंटर ले लेते, ये हाई टाइड वाला हो गया। यहाँ से 90 डिग्री मतलब इस तरफ और 90 डिग्री मतलब नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट होंगे जहां पे हमको क्या मिलेगा, लो टाइड्स मिलेगा। तो यस 90 डिग्री फ्रॉम वेर, यहाँ पे 90 डिग्री जो है हमारे पास कहाँ से होना चाहिए, हाई टाइड से होना चाहिए। तो यस ये पोजीशंस होंगे जहां पे हमें मिलेंगे लो टाइड्स, और ये पोजीशन होंगे जहां पे हमें क्या मिलेगा, हाई टाइड मिलेगा। तो yes, this is how high tides and low tides occur. This is due to the gravitational force exerted by the moon. Now, high tide and low tides are different for different places. As you can know कि मून जो है वो अपना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है, तो डिपेंड करता है वो किस पर्टिकुलर सी के ऊपर जो है वो आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वहां पे हाई टाइड एंड लो टाइड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यस ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। दैट इज फॉर एग्जाम्पल कि आप पर्टिकुलरली ले लो कि आप मुंबई की किसी सी के पास हो, दैट इज अरेबियन सी हो, तो यस बाकी किसी और सी का जो हाई टाइड एंड लो टाइड का टाइम होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इफ यू कॉल्ड अबाउट अरेबियन सी, तो अरेबियन सी का जो हाई टाइड होता है कुछ 11 बजे के आसपास होता है, और दूसरा जो होता है वो कब होता है, शाम को 6 बजे के आसपास होता है। दैट इज व्हाट द रीजन 6 बजे के बाद जो है वहां पे क्लोज कर देते हैं। तो यस मॉर्निंग के टाइम पे नहीं क्लोज करते बिकॉज दिन होता है, लोग फिर भी एक दूसरे को देख सकते हैं, बट इस नाइट में जो है अगर आप कहीं दूर चले जाते हो दैट इज सी में, तो यस वेव्स जो है वो आपको लेके चले जाएंगे, तो पता भी नहीं चलेगा रात में। तो यस इसीलिए क्लोज भी किया जाता है। तो यस अरेबियन सी का जो हाई टाइड एंड लो टाइड का टाइम है वो कितना है, 11 बजे एंड 6 बजे का टाइम जो है ये आपको दिया गया। सो यस दैट इज द हाई टाइड एंड लो टाइड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे देखते हैं। ओके सो आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जो है वो काफी कंफ्यूज्ड होंगे। कौन सा टॉपिक है भाई, मास एंड वेट। क्या कोई बच्चा ऐसा कह रहा है कि मैम मास भी एक ही चीज है, वेट भी एक ही चीज है, तो आपने इसको मास एंड वेट क्यों लिखा है? ठीक है, मैंने थोड़ी ना लिखा है, इट्स योर टेक्स्ट बुक जिसने ऐसा दिया है। क्या दिया है इधर ध्यान दो, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ओके मास जो है ये क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, और इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, केजी होता है। इसका जो एसआई यूनिट है ये क्या होता है, केजी होता है। और वेट क्या है, वेट इज डिफाइंड एज फोर्स विथ विच अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, दैट इज एक ऐसा फोर्स जिससे जो है वो ऑब्जेक्ट को, अर्थ को जो है, अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, एक ऐसा फोर्स जिससे अर्थ जो है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो यानी कि ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप मास की बात कर रहे हो तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते, एम से रिप्रेजेंट करते, समटाइम्स स्मॉल एम और समटाइम्स हम लोग क्या यूज करते, कैपिटल एम। जैसे कि हम लोग अर्थ के लिए क्या यूज करते, दैट इज अर्थ का मास जो है वो बड़ा है तो कैपिटल एम, बाकी सबके लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल एम जो है वो यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, हम वेट को देख लेते हैं। दैट इज वेट जो है ये क्या होता है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट जो है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और, ये जो है ये तुम्हारा जो है यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे ये किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो है वो बराबर होता है। वेर वेट जो है आप इसको बोल सकते हो कि वेट जो है ये अकेला किसके बराबर है, mg के बराबर है, जबकि फोर्स जो है ये भी किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो वेट इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेट ये दोनों ही बराबर है मास इनटू ग्रेविटी के। अब ये क्या चीज हुई, ओके दैट इज हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। चलो देखते हैं, एक सिंपल सा मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आई होप कि आप समझ जाओ। लुक ओवर हियर। ओके दिस इज अ बॉय। ओके यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बच्चा है जिसको हमने यहाँ पे जो है वो लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, व्हाट इट इज गिवन टू यू, कि मास जो है इसका, लेट्स कंसीडर कि इसका जो मास है, सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए मैंने कितना रखा है, 10 kg। ओके इसका जो मास है वो कितना है, 10 kg है।
अब इसके मास के ऊपर कौन एक्ट करता है? इसके मास के ऊपर जो है वो ग्रेविटी एक्ट करती है। यहाँ पे इसका जो मास है इसके ऊपर कौन एक्ट करता है? ग्रेविटी जो है वो एक्ट करती है। तो जब इसके मास के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी तो ये जो 10 है इससे कौन मल्टीप्लाई होगा? 9.8 जो है ये मल्टीप्लाई होगा। जब 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। यस, दिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 98 न्यूटन। तो ये होता है, दिस इज समथिंग व्हाट विच इज कॉल्ड एज, ये हमारा क्या होता है? वेट होता है। और यहाँ पे हमारे पास यूनिट जो है हम लोग इसको किससे देते हैं? न्यूटन की यूनिट से जो है वो देते हैं। कैसे निकाला है इसको? 10 इंटू 9.8, 9 पॉइंट यहाँ 8 यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। आते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। यस, यहाँ पे आते हैं उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। अब दिस इज वन थिंग, दिस इज यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ये हमारी एक चीज जो है ये हो गई। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, आगे बात करते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? अभी ये तो हमने अर्थ सरफेस पे जो है वो देख लिया। अब हम लोग को जो मून सरफेस पे जो है वो देखना है कि एक मास है जिसका मास जो है यहाँ पे हमारे पास कितना है? 10 kg है। उस मास को 10 kg मास को हम लोग को कहाँ पे देखना है? मून पे देखना है। तो यस, मास 10 kg जो है हम लोग कहाँ पे देखेंगे? मून पे देखेंगे। यस, तो चलो देखते हैं यहाँ पे मास 10 kg ऑन मून जो है ये मेरा कितना हो जाएगा। सो यस, लेट्स लुक ओवर हियर। तो सेम मास जो है हम लोग यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे मास जो है वो मेरा कितना है? 10 kg। एक ऑब्जेक्ट पे जो मास लगा है वो मेरा कितना है? 10 kg। जब ये मून पे जाएगा तो ये होगा 16.33। यस, यहाँ पे ये मेरा कितना हो जाएगा? 16.33 जो है ये हो जाएगा। क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है वो क्या होती है? कम होती है। तो यस, मून की जो ग्रेविटी है ये हमारी क्या होती है? कम होती है। कितना कम होता है? ये 1/6 कम होता है एज कंपेयर टू व्हाट? यहाँ पे हमारा जो मून की ग्रेविटी है ये कितनी होती है? 1/6 कम होती है। दैट इज 1/6 होता है किसका? ग्रेविटी ऑफ अर्थ से ये कितना कम होता है? 1/6 जो है ये कम होता है। तो यह सिंपली जो है यू नीड टू कैलकुलेट कि आप अगर यहाँ पे क्या करते हो? 1/6 करते हो। किसका 1/6 करना है? 9.8 का। तो वहां पे आपको कितना मिल जाएगा? वहां पे आपको मिल जाएगा 1.66। दैट इज यहाँ पे हमारा जो आप कह सकते हो कि जो ये 9.8 था, सेम चीज मून के लिए कितनी है? ग्रेविटेशन ऑफ मून जो है ये कितना है? 1.633 समथिंग। यस, ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.633। तो यस, ध्यान रखो कि मास और वेट जो है ये दो अलग अलग चीज है। मास उसके अपने खुद के जो भी मैटर प्रेजेंट है, मून उस मास के ऊपर आपने जो भी फोर्स लगाया, दैट इज कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज कंसिडर एज व्हाट? वेट। उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। ओके, सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। सो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या दिया गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया? अर्थ ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। ओके, अर्थ का ग्रेविटेशनल एसिलरेशन जो है वो क्या होता है और कैसे होता है? तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एसिलरेशन जो है वो क्या होता है। नाउ एज यू कैन सी इन दिस फिगर, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर फिगर में हमारे पास क्या दिया है? एक एप्पल है और ये एप्पल जो है धीरे 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 जो है वो नीचे गिर रहा है। पर आप जानते हो एक्चुअली हो क्या रहा है? जब ये इस पॉइंट पे था ना तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। ओके, और टाइम भी कितना था? 0 था। जब ये थोड़ा और नीचे बढ़ा तो टाइम 1 सेकेंड हो गया था और इस 1 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी बढ़ी? 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी। तो अब ये इसकी स्पीड जो है वो कितनी हो गई? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब दूसरे सेकेंड इसकी वेलोसिटी फिर कितना बढ़ गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 19.6 मीटर पर सेकेंड। फिर
तीसरे सेकंड इसकी वेलोसिटी जो है वो फिर से बढ़ गई। ओके, तीसरे सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी फिर से कितने से बढ़ी, 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितना हो गया, 29.4 मीटर पर सेकंड। पहले कितना था, 0 था, फिर कितना हुआ 9.8। अगेन सेकंड दैट इज दूसरे सेकंड में कितना हो गया 19.6, तीसरे सेकंड में कितना हो गया 29.4 हो गया। सिमिलरली फोर्थ सेकेंड जो है वो कितना हो गया 39.2 मीटर पर सेकेंड जो है ये कुछ हो गया। ओके, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेविटेशनल। पर सेकेंड कोई चीज अगर गिर रही है तो उसका जो स्पीड है हर सेकेंड कितना बढ़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। ये वैल्यू चेंज होती रहती है अलग अलग जगह पे। अभी फिलहाल चलो देखते हैं कैसे चेंज होती है एंड ऑल। पहले इसके लिए हम लोग जो है डिराइव करते हैं डेरिवेशन। क्या दिया गया है नाउ, मैंने अभी तुम लोगों को बताया दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना होता है एंड ऑल, ये सारा कुछ जो है वो मैंने बताया। दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यस, दैट इज समथिंग वी हैव। बट ये केस था जब मैंने क्या किया था, दो मासेस रखे थे। अगर मान लो कि दिस इज एनी ऑब्जेक्ट और ये जो है कहाँ पे गिर रही है, नीचे अर्थ के ऊपर जो है वो गिर रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास लेट्स कंसिडर स्मॉल m, और ये जो अर्थ है इसका मास जो है वो मेरा कितना है, कैपिटल M। तो उस केस में जो है वो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया आर स्क्वायर जो है ये कुछ हो गया। तो यस, ये फॉर्मूला हम ले सकते हैं। इस तरह से फिजिक्स में कई सारे फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव होते हैं। तो यस, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस ऑल। सो यस, इसको मैं इरेज कर देती हूँ और मैं डेरिवेशन जो है वो करती हूँ। चलो देखते क्या है। सो एक फोर्स ये कैपिटल जी कैपिटल M दैट इज द मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे हमारे पास आ गया स्मॉल m किसी ऑब्जेक्ट का मास, और यहाँ पे जो है आर स्क्वायर। ये स्मॉल m अभी के लिए आप कंसिडर कर सकते हो कि ये जो एप्पल है इसका मास है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला हमने जस्ट अभी इसके पहले पढ़ा है कि फोर्स यानी कि वेट जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, mg। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि फोर्स जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। अब मेरा ये पहला इक्वेशन है और ये मेरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। पहला और दूसरा इक्वेशन दोनों किसके बारे में बता रहे हैं, फोर्स के बारे में बता रहे। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो कंपेयर कर लेते। दैट इज mg जो है वो किसके बराबर है, जी एम स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर के जो है वो बराबर है। जो भी कॉमन टर्म है उसको काट दो, दैट इज ये कैंसल ये कैंसल। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉल जी। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू कितनी थी, 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस, यस 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द अप्रॉक्स वैल्यू वी यूज्ड। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। नाउ लुक ओवर हियर। सो हमारे पास क्या मिल गया, जी एम अपॉन, ओके यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है। तो ये हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द वन केस। अगर यहीं पे मैं रेडियस ऑफ अर्थ ले लेती तो ये हो जाता जी एम, ओके अपॉन आर स्क्वायर। ये कब होता है, जब मैं रेडियस ऑफ क्या कंसिडर करती, अर्थ कंसिडर करती। तो ये हमारा जो केस था ये कब आता, जब मैं रेडियस ऑफ अर्थ लेती, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, यस दैट्स द केस। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ना वो कहा जाता है कि आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कितना है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कैसे कहा जाता है, चलो देखते हैं। तो यस, यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज इफ यू लुक टू वैल्यूज, तो कांस्टेंट जी हमारे पास कितना है, 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11, ओके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सेकेंड थिंग इज दैट कि हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो मेरा कितना है, 6 इंटू 10 रेज टू 24 है। और जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है वो हमारा कितना है, 6.4 इंटू 10 रेज टू 6। ये हमारा कितना है,
6.4 इंटू 10⁻6 जो है ये है। तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको जो है इसमें अगर पुट करते ये वाले इक्वेशन दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वाले में, क्योंकि इधर तो चेंज होगा, डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आपने कितना रखा है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11, यस दैट इज द वन केस। और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ अर्थ से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6 इंटू 10⁻24। देन फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मेरा कितना होगा 6.4 इंटू 10⁻6 जो है ये होगा। बट ये क्या है, स्क्वायर है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अभी यू माइट बी फाइंड डिफिकल्ट, इसको कैलकुलेट करना जो है आप डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट यूजिंग द लॉग बुक, तो एक लंबा कैलकुलेशन होगा। मैं यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर देती हूँ, दैट इज इट इज अप्रोक्सीमेटली 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग कितना कंसिडर करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसको हम लेते हैं। तो यस ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यस ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर कोई चीज ऊपर से गिर रही है तो हर सेकंड उसकी स्पीड कितने से बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो यस दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो यस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। नाउ व्हाट इज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपका ये वराई करता है डिपेंडिंग अपॉन, मतलब ये कहाँ पे है, तो यस विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ जो है वहां पे भी ये वराई करता है। यस यहाँ पे हमारे पास अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ लेते तो वहां पे वराई करता है, हाइट पे वराई करता है, डेप्थ पे वराई करता है, तो काफी सारी चीजें जहाँ पे ये वराई करता है। जैसे कि ये ले लो सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, तो मान लो कि आप अर्थ के सरफेस पे जो है वो खड़े हो, तो इधर भी दो केसेस हो जाते हैं, कह रहे आप इक्वेटर पे हो या फिर आप पोल्स पे हो। तो लेट्स कंसिडर इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, सो यस ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, और ये नीचे वाला जो है वो क्या हो गया, पोल हो गया। सिमिलरली इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज इक्वेटर पे, तो आप कहोगे अरे यहाँ पे तो हम गिर जाएंगे, बिल्कुल नहीं गिरोगे, यही तो ग्रेविटेशन है, वो आपको पकड़े रहेगा, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप इक्वेटर पे भी हो तब भी आप जो है वो गिरोगे नहीं, ओके दैट इज द केस। सो हमको पता है व्हाट वी नो ओवर हियर कि जो रेडियस है वो हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट होता है इक्वेटर पे। तो अगर हम इक्वेटर को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा रेडियस जो है वो क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, सबसे ज्यादा रेडियस जो है यहाँ पे हमारे पास होता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को याद है, G इज इक्वल्स टू जी, वन सेकेंड, जी एम अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर। दिस वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस, तो जितना ज्यादा इसका रेडियस होगा उतना कम क्या होगा इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यस अगर रेडियस लार्जेस्ट है तो इक्वेटर पे आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, दैट इज यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, ओके। वहीं पे अगर मैं पोल पे देखती हूँ तो पोल पे जो है यहाँ पे जो रेडियस है मेरा, यहाँ पे ये मेरा कितना होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो सो यहाँ पे जो पोल पे जो रेडियस है वो स्मॉलेस्ट है, तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दैट इज यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये हाईएस्ट होगी। यस इट इज दैट सिंपल। तो अर्थ के सरफेस पे भी दो केस है, एक केस क्या है कि रेडियस जो है अगर लार्जेस्ट रहा दैट इज इक्वेटर पे रहा तो वहां पे कम होता है, पोल पे जो है ये वैल्यूज जो है वो ज्यादा होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे जो है माइनर सा डिफरेंस होता है, दैट इज पोल्स पे अगर आप देखोगे तो यस मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। अगर आप पोल्स पे देखोगे दैट इज इन केस ऑफ पोल देखोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही चीज अगर आप इक्वेटर पे देखते हो तो ये आपकी कितनी होगी, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, माइनर सा डिफरेंस होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे देखते हैं यहाँ पे चेंज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, ओके। मान लेते हैं कि दिस इज योर अर्थ और आप अर्थ के यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सैटेलाइट जो है, दिस इज एनी सैटेलाइट जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अराउंड जो है ये ऑर्बिट कर रहा है, दैट इज रिवॉल्व कर रहा है, गोल गोल जो है इसके क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है।
तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में भी ये वराई करेगा। जितना ज्यादा रेडियस होगा, जैसे जैसे रेडियस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो है वहां पे क्या होगा, आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो रेडियस जो है अगर वो इंक्रीज हुआ तो ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यस, रेडियस अगर डिक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, दैट इज अगर आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, ओके, दैट इज इफ यू आर गोइंग इनसाइड द अर्थ, अगर आप अर्थ के अंदर जा रहे हो तो जितना ज्यादा डिस्टेंस आप फिर से, दैट इज सरफेस पे सबसे ज्यादा है, लेकिन अगेन आप अगर अंदर जा रहे हो तो फिर से ये वराई करेगा। कैसे वराई करेगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट दिस ऑल, ये सारा कुछ जो है वो आपको समझ में आ गया। तो यस, आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में हमारे इस प्लस सीरीज में। होपफुली इन अवर नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर को जो है वो हम खत्म कर देंगे। सो यस, थैंक यू एंड